Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Believe me, when you read history in a right way, it builds your identity. And that's what we do all the time. We try to present history from all the relevant sources, and history appears to you from the angle you look at it. So the history from the point of view of European discovery looks to be very pro-European. And that is the version being taught in most of the universities across the world, funded by the American and European university system. But if you look at the history from a native point of view, people who were colonized, then history looks completely different. And that's the perspective we want you to think also, because you will never see that version in your campuses, in your textbooks, and other places also. I have a very, very special guest. The show is going to be in Hindi. आप लोग हिंदी में जो जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ हैं जियो इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट और आईएम के प्रोफेसर भी हैं। लेट्स वेलकम डॉक्टर अंकित शाह। नमस्कार. नमस्कार। Just to rectify, not professor, academic and research associate in the past. So थैंक यू। सो एक वेस्टर्न एक डिजीज रहता है सबको लेक्चर देने का। लाइक अमेरिका में आप देखेंगे कि जो भी आएगा बोलेगा कि पूरी दुनिया को ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। मैं कभी भी ऐसा सुना नहीं, मेरे को कभी भी ऐसा लगता है कि आप कौन होते हैं मेरे को ज्ञान देने वाले। कभी लोग होते हैं ना, अगर वाराणसी में होंगे तो बोलेंगे थोड़ा ज्ञान यात्रा कम की जाए। पीपल गेट इनटू दैट थिंग। यूके में लिज ट्रस सडनली स्टार्टेड गिविंग लेक्चर्स ऑन डेमोक्रेसी, और जबकि डेमोक्रेसी का आई गिव सिंपल स्टैटिस्टिक्स कि out of 350 million Americans, the total actual vote count comes to around 140 million or less sometimes. Even if you remove the fake votes, then 110, 30% ही वोट कर रहे हैं। तो ये लेक्चर देने की बीमारी कहाँ से आती है इस समय यूरोपियंस में और वेस्ट में? तो एक पूरा इनका जो है एक कॉलोनियल हैंगओवर सा रह गया है। वो 18th सेंचुरी वाली जो उनकी कॉलोनियल पावर की जो मेंटालिटी है वो अभी भी आपको साफ दिखाई देगी। और यूके तो स्पेसिफिक आप देखोगे कि अमेरिकन जितने भी है उससे कहीं ज्यादा प्रपोर्शन में आपको एक रेसिस्ट सुपीरियरिटी वाली फीलिंग उनके टोन में, उनके बात करने के तरीके में आपको क्लियर दिखाई दे पड़ेगी। और दिस इज समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द 18th सेंचुरी कॉलोनियल माइंडसेट, क्योंकि उनके पास सारी कॉलोनीज थी जिन पर दे वर रूलिंग। पूरा एक कॉलोनियल पावर जो उनका रहा है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रहा है, इंडियन कॉन्टिनेंट में रहा है, एशिया के पार्ट्स में, इवन इवन चाइनीज को जिस तरह से उन्होंने ब्रूटली एक्सप्लॉइट किया, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट भी नहीं छोड़ा है। और यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तो आप जानते ही हैं कि दे देमसेल्व्स आर डिसेंडेंट एंड सेटलर्स ओवर द नेटिव पीपल। तो नेटिव लोगों को जिस तरह से उन्होंने टॉर्चर किया, उनको डेसिमेट किया, और फिर खुद एज वाइट्स नाउ, एज वाइट यूरोपियन सेटलर्स, अब खुद दे से दैट दिस इज आवर कंट्री। ठीक। तो जिस तरह से उनका पूरा टेक ओवर का एक हिस्ट्री रहा है, उसका कॉलोनियल हैंगओवर हमें आज भी सारी स्पीचेस में दिखाई पड़ता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो आपको पता ही है कि जैसे जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज बनी, सभी में एक वेस्टर्न टेम्पलेट चिपका दिया गया, और वो बॉडीज को ये काम दे दिया गया है, चाहे आप यूनाइटेड नेशंस बोल लो, या वर्ल्ड बैंक बोलो, आईएमएफ बोलो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलो, हर जगह एक वेस्टर्न टेम्पलेट चिपका दिया गया एज समथिंग द मोस्ट आइडियल और अ स्टैंडर्ड वे which should be copied by the entire world। क्योंकि वेस्ट के इतिहास में जो कॉलोनियल लूट रही, दैट वाज द ओनली गोल्डन पीरियड। यही उनका गोल्डन पीरियड है, और कोई गोल्डन पीरियड इनकी हिस्ट्री का रहा नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी अदर हिस्ट्री। इट्स लाइक अ जस्ट बॉर्न इन्फेंट काइंड ऑफ अ थिंग।
और वो ब्रूटल फोर्स से जो उनको कॉलोनियल सुप्रेमेसी हासिल हुई, देयर इज अ सेंस ऑफ एरोगेंस, एक एरोगेंसी बन चुकी है। और जहां भी जाते हैं, ये सिर्फ उन्होंने ये इंटरनेशनल बॉडीज ही नहीं बनाई जो वेस्टर्न टेम्पलेट की है, लेकिन सारी अर्स्टवाइल कॉलोनीज में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से लेके, लीगल फ्रेमवर्क से लेके, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तक सभी चीज में वेस्टर्न टेम्पलेट चिपका दिया गया है। तो जैसे आप जानते हैं, अगर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो ये ऐसी पॉपुलेशन थी जिसका लिटरेसी रेट वाज 85%, और अचानक से आपने इंग्लिश लैंग्वेज आके वन स्ट्रोक इम्पोजिशन कर दी, और दूसरे ही दिन पूरी कंट्री इज इलिटरेट ऑल ऑफ अ सडन। सबके सब इलिटरेट हो गए एक ही झटके में। सो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ लूनसी एंड द काइंड ऑफ रिडिकुलस इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न टेम्पलेट। और सिर्फ यहीं पे नहीं हुई है, अगर आप यूएन के किसी भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को उठा के देख लेंगे, तो हर जगह, जैसे अगर राइट्स की बात चलेगी, अगर राइट्स, क्योंकि ये पूरा वेस्ट का पूरा टेम्पलेट बना है फॉर अ राइट्स बेस्ड सोसाइटी, तो एक प्रकार की विक्टिमहुड की मेंटालिटी के बेस पे ये पूरा स्ट्रक्चर बना है, विच इज वाई अमेरिकन स्टिल कैरी गन्स टुडे। वो गन्स ऐसे ही नहीं रखी हुई है, द थॉट प्रोसेस इज कि स्टेट के सामने यूज करने के लिए काम आएगी, राइट? दैट इज द प्राइमरी थॉट प्रोसेस फॉर दैट। तो ये पूरा एक विक्टिमहुड मेंटेलिटी के हिसाब से बनी हुई सोसाइटी, जिसका कोई कल्चरल या सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड नहीं है। दीज आर नॉट सिविलाइजेशनल कंट्रीज, ठीक? तो बहुत ही प्रिमिटिव तरीके से बनी हुई ये सोसाइटीज, जो अपनी ब्रूट फोर्स को इस्तेमाल करके कॉलोनियल पावर बन गई थी किसी सेंचुरी में, उसी का हैंगओवर हम आज देखते हैं। और ना सिर्फ इतना, इन्होंने सारी अर्स्टवाइल जितनी भी उनकी कॉलोनीज थी, उन कॉलोनीज की हिस्ट्री भी इन्होंने खुद लिखी है। मतलब जिन्होंने राज किया उन्होंने ही हिस्ट्री को भी इन्फ्लुएंस करा, और ट्राइंग टू से के वेस्ट के साथ ही वर्ल्ड की शुरुआत हुई। एक उस प्रकार का 18th सेंचुरी का विजन सबके चश्मे में फिट कर दिया गया है सारी कॉलोनीज पर, जिसको हम बोलते हैं कोलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स। कि आपने कंट्री तो इंडिपेंडेंट हो गई आपकी, लेकिन आज भी वो कॉलोनियल टॉर्चर जो है, वो उसका मेंटल इफेक्ट आज भी आपके ऊपर है, कि आप हर चीज में एक वेस्टर्न टेम्पलेट को आइडियल मान के चलते हैं, वेस्टर्न को मॉडर्न मान के चलते हैं। और एक बहुत सी आज के जमाने में जब हम देखते हैं कि यूएस और यूके की इकोनॉमी और सारी वेस्टर्न इकोनॉमीज इंक्लूडिंग अदर यूरोपियन कंट्रीज, जब इन सब इकोनॉमीज का डाउनफॉल अब जब होना शुरू हो गया है, क्योंकि 350 साल तक तो दे वर एबल टू लूट, जो इंडिया से लूट किया, कॉलोनीज से लूट किया, उसी के बेस पे उन्होंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएस को बिल्ड करा, ब्रिटेन से वो सारी सेविंग्स एक्सपोर्ट कर करके। तो 350 साल तो वो स्पेंडिंग पूरी चली। लास्ट 50 years में रिजर्व करेंसी वाला फॉर्मूला इम्पोज करके वैसे आपने इकोनॉमिक्स चला ली, बाय पासिंग योर बिल्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी की वर्ल्ड से आपने अपना खर्चा निकलवाया विद दिस रिजर्व करेंसी फॉर्मेट। और अब जाके जब कंट्रीज एशिया और गल्फ अपोज कर रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन, तो अब जाके इनका इकोनॉमिक डाउनफॉल शुरू हुआ है। बिकॉज अब जाके इनको खुद को अपने पैर पे खड़ा होना होगा, खुद अर्निंग करनी पड़ेगी, एंड दैट इज द काइंड ऑफ इकोनॉमिक डाउनफॉल इट इज मूविंग टुवर्ड्स। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी आंखें नहीं खुल रही है, क्योंकि इनका पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जो है, वो बाकी कंट्रीज को रूल करने के लिए बनाया था इन्होंने, जो अभी तक इन्होंने अनवाइंड नहीं किया है। ठीक है? तो इतने सालों तक जो उनका कॉलोनियल पावर रहा, उसको इक्विप करने के लिए पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर उस हिसाब से डिजाइन किया गया था, विच इज वाई यू सी कि आज अगर इंडिया के इकोनॉमिक या पॉलिटिकल क्रिमिनल्स
वर्ल्ड के कहीं के भी, तो हमेशा आपको दिखेंगे कि वो वेस्ट में ही है। हाँ, सारी कंट्री से भाग के वहीं पे शरण लेते हैं। चाहे विजय माल्या हो जाए, नीरव मोदी हो जाए, चाहे वो इकोनॉमिक गैंगस्टर हो या पॉलिटिकल गैंगस्टर हो, नवाज शरीफ हो गया। ठीक। ये आयतुल्ला खोमेनी जैसे ईरान से फ्रांस में रहते थे। तो ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने एक पूरा डिप्लोमेसी में भी इन्होंने इस प्रकार की गंदगी फैलाई है कि वर्ल्ड के सारे क्रिमिनल्स को इकट्ठा करके, उनको एम्पावर करके, और फिर वहां से टू यूज दिस क्रिमिनल्स, एक तरह से नेगोशिएशन के लिए बार्गेनिंग चिप के तौर पे इनका इस्तेमाल। इस प्रकार की शॉर्ट साइटेड और क्या बोल सकते हैं, कनिंग डिप्लोमेसी का फॉर्मूला। राइट। तो ये पूरा एकदम एकदम से बचकाना सा, और कभी कभी तो हंसी आती है इनको देख के। आप देखते हैं लीज ट्रस का जो स्टेटमेंट आया है, शी वॉज स्पीकिंग समवेयर, और वो बोल रहे हैं कि चाइनीज लोगों को गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब उनके यूके में टमाटर और ककड़ी के ठिकाने नहीं है सप्लाई के, और वो बता रहे हैं कि चाइनीज लोगों की गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। मतलब इट इट हैज बिकम सो रिडिक्यूलस कि कभी कभी तो आपको देख के हंसी आ जाती है कि इनके कोई ठिकाने नहीं, एंड दे आर ट्राइंग टू एडवाइज अदर्स ऑन हाउ देयर गवर्नमेंट शुड बी। तो ये इनको एक एक बीमारी सी हो गई है, एक कॉलोनियल हैंगओवर की, जो अब जा ही नहीं रहा है। राइट। और आप देखोगे कि इवन इन द यूएस, जो व्हाइट हाउस में आप बहुत सारे स्टेटमेंट, अभी तो कुछ सुधार हुआ है। अदरवाइज यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ सम वीमेन एम्प्लॉइज, वो जिस प्रकार के कमेंट्स पास करते थे ऑन ह्यूमन राइट्स एंड दिस एंड दैट, एंड वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस, वी आर कंसर्न्ड अबाउट दैट, खुद के ओहायो में वहां गैस लीक हो रहा है, उसका ठिकाना नहीं है, और दूसरों को जाके एडवाइस दे रहे हैं। तो इट इज बिकम लाइक अ लाफिंग स्टॉक। अब यूएस में तो थोड़ा थोड़ा सुधार दिख रहा है, स्पेशली अंडर दिस एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है कंपेयर टू व्हाट वाज इन द प्रीवियस वन। बट यूरोप तो इट्स कंप्लीटली ओवर। मतलब इट्स इकोनॉमिकली इट्स डिसबैंडेड विद दिस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। उनका पूरा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, और उसके बावजूद वो एरोगेंस कहीं जा नहीं रहा। नहीं, उनको लगता है कि अगर वो उससे खाते हैं ना, फोर्क से खाते हैं, तो वो वेरी हाई लेवल ऑफ कल्चर हो गया वो। इंडिया में भी आ गया है, मतलब मैं बॉम्बे में देखता हूँ, बेटा हाथ से मत खाओ, उसे फोर्क से खाओ, फोर्क से खाओ। तो फोर्क से वो लोग खाते हैं जिन्होंने नया नया नहीं है 10 दिन तक। हमारे एक तो भगवान ने दिए 5 उंगलियां, तो हाथ से खाने में आयुर्वेद तो बोलता ही है हाथ से खाना चाहिए। और अपने यू शुड टच, यू शुड फील ना, रस्या सिग्धा स्थिरा हृदया। तो वो तो नेचुरल है। और अच्छा, ये जो इंडिया में आपने बिल्कुल सही बोला कि कॉलोनियल हैंगओवर है, कॉलोनियलिटी चल रही है, कॉलोनियलिज्म अभी भी है। एक्चुअली कॉलोनियलिटी, लोग आजकल नए नए इंग्लिश के टर्म्स बनाते रहते हैं भारतीय लोग। कॉलोनियलिज्म हैज एंडेड, कॉलोनियलिटी इज गोइंग ऑन, ऐसा करके वो लोग बोलते हैं। जबकि अगर कोई इंग्लिश को ध्यान से देखेगा, उसको पता लगेगा दोनों ही एक ही है। इज्म हम्म। और इटी इज द सेम एक्सप्रेशन, दोनों टेम्परेरी है। तो तो अगर हमने ये इनका जो वेस्टर्न जो लाइफस्टाइल है, वो हम लोगों ने देखा है कि इट्स ए वेरी आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल, एंटी एनवायरनमेंट लाइफस्टाइल। मतलब 350 मिलियन का देश कंज्यूम्स 28% ऑफ वर्ल्ड्स रिसोर्सेज टू लिव, विच इज मतलब दिमाग से सोचे कि भाई तुम खाते क्या हो जो इतना कंज्यूम इट करते हो, इज क्या खा रहे हो तुम? एंड इट्स इफ अ यू सी राक्षसी डेमोनिक लेवल ऑफ कंजम्पशन, डेमोनिक डेमोनिक। लेवल कंजम्पशन। एंड उसके बाद बात करते हैं कि नाउ देयरफॉर द मूवमेंट्स लाइक वीगनिज्म कम। मैं वीगनिज्म लोगों का भी भोजन देखता हूँ, इतना सारा केमिकल्स और आर्टिफिशियलिटी इज देयर वीगनिज्म के उस अंदर भी। मतलब वीगन इन्होंने एक कंपनी बना दी थी वहां पे, बियॉन्ड मीट, जो कि प्लांट बेस्ड जनरेशन ऑफ मीट है। मतलब मीट नहीं छोड़ा है, लेकिन क्योंकि मीट तो मानसिकता का भी अभाव है, कि मानसिकता भी अगर उस तरह की होगी, वो टेस्ट भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये मेरे को अजीब सा लगता है कि भारतीय लोग इसको बड़ा ग्लोरीफाई कर रहे हैं,
कि अभी भारत में भी सोया मीट का बड़ा कल्चर चल गया है। सोया मीट का हर जगह देखेंगे आप, और उसके अंदर अजीनोमोटो होता है। अजीनोमोटो इज नोन टू प्रोड्यूस कैंसर, वेरी वेल नोन। और बाद में कैंसर जैसे डिजीज होते हैं जो कि यहाँ पे वीगनिज्म में भी दिखते हैं। तो ये जो मानसिकता है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये सी लॉट ऑफ, मतलब जितना भी हमारे अर्बन सिटीज में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ये वेस्टर्न टेम्पलेट से। और वेस्टर्न टेम्पलेट से इन्फ्लुएंस होने का पर्टिकुलर पॉइंट इसलिए बनता है क्योंकि वो जो जॉब्स वाली जो लाइफस्टाइल है, जो एशिया में पहले इट वाज नॉट लुक्ड अपॉन एज समथिंग आइडियल, क्योंकि एशिया की जो सोसाइटी थी वॉज एन एंटरप्राइजिंग सोसाइटी, जो बिजनेस माइंडेड, जो खुद अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला मॉडल, ठीक, उस पे बिलीव करने वाली एक सोसाइटी। तो कॉलोनियल्स ने आके जो ये ब्रिटिश क्लासरूम सिस्टम बिठाया, और वो ब्रिटिश क्लासरूम सिस्टम ने, इट इज नथिंग बट फेमिनाइजेशन ऑफ मेन। तो बिकॉज ऑफ दिस, जो उसमें 15-20 साल जो चार दीवारी के अंदर फंस जाता है जो बंदा, जो छोटा सा जो किड्स है, ठीक, उसकी पूरी क्यूरियोसिटी खत्म करके जो जो चीज में वो अच्छा नहीं है उस पर उसको फोकस करवा के एक मेमोरी बेस्ड क्लासरूम मॉडल, और फिर उसमें 15-20 साल वेस्ट करवा देने के बाद उसके पास कोई ऑप्शन ही अब नहीं बचता कि वो कुछ एंटरप्राइजिंग का रिस्क ले पाए। और पूरा एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सिस्टम चलता है फ्रॉम क्लासरूम टू कंपनीज फॉर जॉब्स, ठीक। दिस केम फ्रॉम 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये वहां से आया है कि यूरोप में जो फैक्ट्रीज चलाने की थी, कॉलोनीज से रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स और ये सब चुरा के यूरोप में एक्सपोर्ट करके, यूरोप की इंडस्ट्री में 1000 टाइम्स ज्यादा प्रोड्यूस करके, और फिर उसको बेच के प्रॉफिट कमाने का जो 18th सेंचुरी का जो मॉडल था, उसमें से ये जॉब वाली सिस्टम का जन्म हुआ। which is why you will see that all the urban Indian areas have massive Western influence. उनको लगता है कि Western lifestyle is a better lifestyle. अब इनमें से कितनों को ये पता है कि Western lifestyle is sponsored by the reserve currency format of the dollar? तो वो हमारे पॉकेट में से अमेरिकन जो वीकेंड ऑफ ले रहे हैं, यूरोप यूरोप का भी 20% रिजर्व करेंसी स्टेटस है, तो यूरोपियंस भी जो वीकेंड ऑफ ले रहे हैं या टूरिंग कर रहे हैं, या उनको जो इनकम सिक्योरिटी जैसे बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही है, इट इज पॉसिबल, इट इज हैपनिंग फ्रॉम अवर पॉकेट्स। तो ये लोगों को नहीं पता है, वो एडमायर तो कर रहे हैं वो लाइफस्टाइल, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन्हीं के पॉकेट में से वो स्पॉन्सर हो रहा है, ठीक। तो ये पूरा वेस्टर्न लाइफस्टाइल वाला फॉर्मेट तब गिरेगा जब वेस्ट की इकोनॉमीज को रियलिटी फेस होएगी, विच इज दिस फॉल ऑफ दिस फियाट रिजर्व करेंसी डॉलर। जब ये डी डॉलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखोगे कि बहुत सारी आईटी सेक्टर तो इट्स गोइंग टू हैव मैसिव इम्पैक्ट। सर्विस सेक्टर भी फियाट डॉलर में से बॉर्न हुआ था, ये भी आप जान लें। तो सर्विस सेक्टर की बहुत सारी अनवांटेड जॉब्स भी गायब हो जाएगी। और एक बार जब ये जॉब्स गायब हो जाएगी तो इमीडिएट क्वेश्चन आने वाला है कि फिर 15-20 साल ये ब्रिटिश क्लासरूम में फिर क्यों बिठा के रखा है? अगर 15-20 साल इस तरह से बिठाने वाले हो आप चार दीवारी के अंदर, मार्केट रियलिटी से आर्टिफिशियली हम लोगों को दूर किया जा रहा है, बच्चों को, तो फिर उसका क्या जस्टिफिकेशन की है? अगर 10 साल की भी जॉब की अगर कमिटमेंट नहीं मिलने वाली है आफ्टर कमिंग आउट ऑफ दैट, तो इमीडिएट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी दिस। तो कॉलोनियलिटी, आदित्य जी, आपको समझना है कि ये कोई खाली इंडिपेंडेंस दे के वो लोग चले गए एंड दैट इज ऑल, नो। ये पूरा फॉर्मेट जो अभी वर्ल्ड जी रहा है, इट्स अ वेस्टर्न फॉर्मेट। और ये तब तक नहीं जाएगा जब तक वेस्टर्न इकोनॉमीज रियलिटीज फेस नहीं करती। once the Western economies are going to face the realities, which is going to come with this de-dollarization process, तब जाके
इंडियन अर्बन एरियाज में भी समझ में आ जाएगी कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव एन एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। ठीक। तो बच्चों को तो पता नहीं है, उनके 15-20 साल ऐसे क्लासरूम में चार दीवारी के अंदर जो ब्रिटिशर्स ने इसलिए एनविसेज किया था क्योंकि उनको चाहिए थे स्लेव्स जो क्वेश्चन ना पूछे, इसीलिए वो लोग ये फॉर्मेट लेके आए थे। उनको लोगों को उस तरह से ग्रूम करना था सारी कॉलोनीज में कि कोई इंडिपेंडेंस का सोचे ही ना, किसी को टाइम ही ना बचे कि वो सोच पाए, और वो एम्प्लॉयर के कंट्रोल में रहे 10-12 साल, 10-12 घंटे दिन के। तो वो लोग ये फॉर्मेट इसीलिए लेके आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली इट बिकेम द एजुकेशन फॉर्मेट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब ये वेस्टर्न इकोनॉमीज का पूरा जो ढांचा है वो जब वो गिर जाएगा, जब वो कोलैप्स हो जाएगा, तब जाके क्वेश्चन आएगा कि फिर ये क्लासरूम का कोई मतलब ही नहीं है। जो जो 15-20 साल चार दीवारी के अंदर पैक करके आपको 3 घंटे आपकी मेमोरी के बेस पे आपको मार्क्स कुछ दे रहे हैं, जिसका कोई मार्केट रिलेवेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ आपकी मेमोरी का क्या करना है मार्केट में, कुछ नहीं करना। ठीक। तो दिस इज हाउ द एंटायर स्ट्रक्चर इज बेस्ड, और बहुत ही हॉलो सा स्ट्रक्चर है, और बिल्कुल गिर जाएगा ये स्ट्रक्चर, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है कि वो सारे अल्ट्रा ग्लोरिफाइड जॉब्स टिक पाएंगे वंस द फियाट रिजर्व करेंसी डॉलर एंडलेस प्रिंटिंग स्टॉप्स। तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाली है वर्ल्ड में इन दिस डिकेड। इट्स गोइंग टू बी अ टमल्टस राइड फॉर द होल वर्ल्ड। नहीं, मेरी जनरेशन ने बहुत सारी चीजें देख लिया है। हम लोगों ने देखा है कि 80s का देखा है हमने भारत, फिर हमने 90s का भारत देखा है, 91 का सोवियत यूनियन देखा है, उसके गल्फ वॉर्स देखे हैं हमने सारे, उसका अफगानिस्तान देखा है, फिर उसके बाद हम लोगों ने अभी डी डॉलराइजेशन देख रहे हैं। एंड फॉर द व्यूअर्स आई कैन से दैट इन इंडिया डी डॉलराइजेशन का जो एस्पेक्ट है, सबसे पहले आपने ही बताया सबको, है ना? यू आर द वन हु इज द सोर्स ऑफ इट, यू कैन से। और हमारे जी चैनल जी। पे तो बहुत सारे वीडियोस हैं इनके डी डॉलराइजेशन के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं। इनका प्लेलिस्ट है अलग से, डॉक्टर अंकित शाह, यू कैन सी हिज प्लेलिस्ट। और उनका सारा प्रेडिक्शंस ट्विटर पे, यू कैन फॉलो हिम at Ankit IIM at IMA, so you can do that, follow that on Twitter। अच्छा, अभी आपने एजुकेशन पे बात किया, क्योंकि कॉलोनियलिज्म लोगों के अंदर एस्टेब्लिश एजुकेशन के थ्रू किया जाता है। भारत का अगर हम इतिहास देखें एजुकेशन का, तो पांडव वर वेल एजुकेटेड बाय एज ऑफ 14। एज 5 से उनका एजुकेशन शुरू हुआ, 14 तक वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद से कोई यूनिवर्सिटी का सिस्टम नहीं था, दे वर एक्टिवली इन्वॉल्व। पांडव के 5 बच्चे 12 साल की उम्र में युद्ध लड़ रहे थे, है ना, 12-13 साल की उम्र में। और प्रतिविंध्य, ट्रू। कृतसोमा, ये सब जो पांडव के पुत्र हैं। तो ये भारतीय एजुकेशन सिस्टम है जो कि 14 साल की उम्र तक आपको इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बना देता है। तो उसके करेक्ट। बाद यहाँ पे तो लोग 30-30 साल तक पीएचडी करते हैं, 30 साल की उम्र तक पीएचडी कर रहे हैं ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में। और एक्चुअली ऑक्सफोर्ड का नाम पड़ा जहाँ पे भैंसे पानी को क्रॉस करती है, तो उसी के इसीलिए ऑक्सफोर्ड हो गया वो, ऑक्सफोर्ड, जहाँ पे दे क्रॉस द, भैंसे जो क्रॉस करती है ना। आज भी ऐसी भैंसे कुछ कुछ भारत भी आ जाती है ना। भारत में उनको बड़ा नाम दिया जाता है, ऑक्सफोर्ड डिग्री है उसके पास। UK has turned itself into a joke. It's a big joke. I mean, they have, they lost three prime ministers. Prime ministers, the way they have lost the prime ministers. I mean, they're changing it, and if you see the comments, it just looks ridiculous. मतलब ये मतलब it's like a tiny seashore which is talking nonsense. I mean, if you just look at their ex prime minister, पहले बोरिस जॉनसन का टर्म चला, तो बोरिस जॉनसन के टर्म में इट वाज वेरी क्लियर, आदित्य जी, कि ब्रेक्सिट होने के बाद अगर इंडिया के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं साइन होता, तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का प्रॉब्लम है यूके के साथ, यूके इकोनॉमी के साथ, अगर FTA नहीं साइन होता विद द इंडियन प्राइम मिनिस्टर साइनिंग ऑन इट, राइट? तो बोरिस जॉनसन के टेन्योर में जब FTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर नेगोशिएशन चल रहे थे, तो क्या बदमाशी हुई है आप देखें, एक डेलीगेशन बुलाया गया था इंडिया में फॉर नेगोशिएटिंग द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो वो डेलीगेशन ने बदमाशी करके रशिया यूक्रेन का एजेंडा डलवाया,
एजेंडा डलवाया, इंडिया ने डेलीगेशन को मना कर दिया, इनवाइट वापस खींच लिया, द डेलीगेशन वेंट बैक, बोरिस गवर्नमेंट लॉस्ट। उसके बाद द लीज ट्रस्ट बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें से सुएला ब्रेवरमैन करके है इन हर टीम, शी पास्ड ऑन सम कमेंट ऑन इंडियंस, वापस द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वेंट असाइड, शी लॉस्ट पावर। ठीक, नाउ ऋषि सुनक है इसका, तो ऋषि सुनक इज गेटिंग न्यू काइंड ऑफ कंडीशंस फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट टू साइन द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो ये इन्होंने इतना अपना मजाक बनवाया है, हर जगह अपनी नाक घुसेड़ घुसेड़ के कोई भी कंट्री के ऊपर कुछ भी कमेंट करो, ह्यूमन राइट्स, दिस दैट, डेमोक्रेसी इंडेक्स। who's giving you the right to make a democracy index first of all? And who authorized, who mandated? And you show it as if some, it's like some global exercise, इसमें सबने पार्टिसिपेट करा था। and the kind of hype they give to their own, अपने आप को वो इंटरनेशनल कम्युनिटी बताते हैं, है छोटा सा एक टाइनी सी शोर आइलैंड काइंड ऑफ अ थिंग। तो ना इकोनॉमिक्स का कुछ ठिकाना है, कंटिन्यूअसली अंडर क्राइसिस सिंस लास्ट 1.5 years, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, पेंशन फंड्स के उनके ठिकाने नहीं है, ऑलमोस्ट बिकम लाइक अ जोक। और उनको समझ नहीं आ रही व्हेन अ माइटी पावर लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, जब उन्होंने भी अपने स्टेट डिपार्टमेंट में से वो सारी जितने भी स्पोक्स पर्सन थी जो बकवास किए जाती थी उनको हटा दिया, तो एटलीस्ट यूके शुड लुक एट यूएस एंड स्टार्ट इंप्रूविंग, कि वो अब वो स्टेटस नहीं रहा है जो 18th सेंचुरी में हुआ करता था। और कल तो मैंने देखा कोहिनूर पर भी आ गया है कि गिव इट बैक टू इंडिया, बहुत हो चुका। हाँ, अभी कब तक रखेंगे जो जो हीरा, कुछ लोग श्यामंतक बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं जगन्नाथ जी के पास था। कब तक रखेंगे चोरी करके वो लोग? बिकॉज दैट इज गोइंग टू, उसको तो पूजा होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई दे नीड टू कम बैक। द क्वीन, मैं तो क्वीन के लिए बोलता हूँ, माई वेल्थ इज माई वेल्थ, योर वेल्थ इज कॉमन वेल्थ। शी इज द बिगेस्ट थीफ, the royalty is the representation of the biggest theft in the world. मैं यूके में ब्रिटिश, जो टावर ऑफ लंदन जहाँ पे ये रखा हुआ है ये सब चीजें, मैं वहाँ पे करीब 10-12 साल पहले गया था। तो मैंने वहाँ का डायरी का विजिटर्स लॉग पढ़ रहा था, ऐसे ही देखने। मैं भी अपना नाम साइन, अभी शायद हटा दिया होगा, क्या करा होगा पता नहीं, लेकिन तो वहां पे मैं पढ़ रहा था कमेंट्स कि जो भी भारतीय उधर गया वहां पे वो लिख कर आया थीफ। थीफ इतना इनग्रेन्ड है भारतीयों के दिमाग में, स्पेशली हिंदुओं के दिमाग में, ये भारत से चोरी किया है। और नहीं, एक्चुअली उसका, ये तो सपोज तब के जमाने में सीसीटीवी नहीं हुआ करते थे, हाँ, अदरवाइज ब्रिटिशर्स वुड बी 24/7 caught on stealing only, huh? तो And they are actually flaunting it that we stole it. I mean, just look at the kind of shamelessness. एक्चुअली अफ्रीकन्स भी अक्यूज करते हैं उनको चोरी करने के लिए। अफ्रीकन्स तो वेटिकन को बहुत अक्यूज करते हैं कि उन्होंने उनके देश में आके सब कुछ चोरी कर लिया। और ये जो स्टोरी इंडिया के साथ हम लोग को लगता है सिर्फ भारत के साथ हुई, ऐसा नहीं है, पूरे विश्व के साथ यही सब हुआ है। तो लाइक जैसे पूरा का पूरा स्पेनिश जो वेटिकन में आप गोल्ड देखते हैं अंदर, वो सारा एस्टेक गोल्ड है। 60,000 टन, आपने तो मेरी पुस्तक पढ़ी है, साठ हम्म, हजार टन 60 शिप में, एक शिप में वो लोग डाल सकते थे 10 टन। तो सोचिए 600 शिप के होंगे, 6,000 शिप होंगे, इतने शिप गोल्ड तो सिर्फ मेक्सिको सिटी से चोरी किया है। only तो from Mexico. ओनली फ्रॉम मेक्सिको। तो भारत तो उसका 10-20 गुना ज्यादा है, और यह 100 गुना ज्यादा भी होगा, क्योंकि भारत में गोल्ड का एक कल्चर है, क्योंकि भगवान को आप गोल्ड ही चढ़ाते हैं, सोना चढ़ाते हैं उस समय, पहले के समय में। तो लेकिन अगर आपने एजुकेशन के ऊपर बोला, जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम पे तो आपने बता ही दिया कि किस तरह लंबे समय तक बच्चों को स्कूल में रखना है ताकि फीस ज्यादा मिलती रहे। और बच्चे भी अगर स्कूल में रहते हैं तो माँ बाप के खर्चे पे रहते हैं, माँ बाप पे प्रेशर, फैमिली में प्रेशर, और फिर उसके बाद लोन्स लेते हैं, माँ बाप महंगे महंगे लोन्स लेते हैं, और फिर उनको पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद बच्चे लोग छोड़ देते हैं वेस्टर्न एजुकेशन के प्रभाव में। हम लोगों ने, सबने बहुत ऐसी गलतियां की हैं कि माँ बाप को छोड़ के हम लोग निकल गए करियर के चक्कर में, और माँ बाप को भी ऐसा कंडीशन किया कि करियर करियर। और करियर किस प्रकार का, जिसमें ना धर्म है ना अर्थ है ना काम है, कुछ काम नहीं। ही करते रहो बस टैक्स पे करने के लिए। तो तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन
पाश्चात्य देशों में टैक्स पे करने के लिए रह रही है, इसीलिए अमेरिकन। ना धर्म है, ना अर्थ है, ना वर्क है, ना लाइफ है, ना कभी कभी तो बैंक में अकाउंट में बैलेंस भी नहीं है। सेविंग का कोई कल्चर ही नहीं है, हर चीज हाँ, लोन पे है। लाइक 100 रुपए का अगर इनकम है तो उसमें डिवाइड कर लिया कि 30 मैं इधर दूंगा, 30 इधर दूंगा, 10 बचेगा, उससे मैं कार खरीद लूंगा, और फिर करेक्ट। अगले महीने मैं देखूंगा क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्या खरीद सकते हैं। तो वो स्पेंड कल्चर है। तो ये जो स्पेंड कल्चर का जो इकोनॉमी है, हाउ प्रैक्टिकल इट इज फॉर द जियो इकोनॉमिक्स। तो ये जो पूरा स्पेंडिंग और कंजम्पशन का मॉडल है, ये बना है फ्रॉम दिस अब्राहमिक लाइफ कॉन्सेप्ट ऑफ वन लाइफ। सो अब्राहमिक्स बिलीव दैट दिस इज द ओनली लाइफ, क्योंकि उनको लगता है कि ये एक ही लाइफ है, तो यही लाइफ में पूरा कंज्यूम और स्पेंड करने का है। दैट इज द फॉर्मूला दे फॉलो। अब दिस इज अ वेस्टर्न टेम्पलेट विच इज पॉसिबल इन द वेस्ट बिकॉज ऑफ द फियाट रिजर्व करेंसी डॉलर एंड द यूरो। तो वहां पे रिजर्व करेंसी की एंडलेस प्रिंटिंग कैपेसिटी की वजह से दे वर एबल टू गिव दिस चीप एंड इजी मनी क्रेडिट इन द वेस्ट। But that is not the case with the Asians and the Gulf countries or the Africans, जिनका रिजर्व करेंसी नहीं है, जो एंडलेसली प्रिंट नहीं कर सकता है जो कंट्री, उनके लिए तो वॉट एवर दैट यू आर स्पेंडिंग, यू आर एक्चुअली स्टीलिंग फ्रॉम द फ्यूचर, राइट? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट के पास तो कोई रिजर्व करेंसी का कोई ये बेनिफिट नहीं है, एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज जिसे बोलते हैं वो नहीं है। मतलब आप जितना भी स्पेंड करोगे वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर बर्डन है। यू आर एक्चुअली प्रीपोनिंग द एक्सपेंडिचर, राइट? सो यू आर टेकिंग इट फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन एंड स्पेंडिंग इट राइट नाउ। इसीलिए जो ये वेस्टर्न टेम्पलेट है, इट इज नॉट अ वर्केबल टेम्पलेट। तो ये डी डॉलराइजेशन के बाद जब ये हाई इंटरेस्ट रेजिम शुरू हो गया है वेस्ट में, जब उनको समझ में आ गया कि अब हैवी इंटरेस्ट एक्सपेंस देना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक वेस्ट में भी लोग स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स लिविंग विद देयर पेरेंट्स। तो यूएस का भी मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कोविड के बाद बहुत सारे एडल्ट्स हैं जो वापस पेरेंट्स के साथ रहने के लिए आ गए, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेजिम में इट इज नॉट पॉसिबल ये जो स्पेंडिंग और कंजम्पशन वाला जो मॉडल है। तो ये पूरा अब्राहमिक लाइफस्टाइल में से आया है कि दिस इज द ओनली लाइफ, तो मुझे तो एंजॉय कर लेना है, मैं आई टेक लोन्स एंड डू इट। सो इट्स नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल एंड नाइदर द काइंड ऑफ जो पूरा एक राक्षसी प्रकार का कंजम्पशन हो गया है वेस्टर्न मॉडल का, बिकॉज ऑफ दिस फियाट रिजर्व करेंसी डॉलर बेनिफिट दैट दे हैड। तो बहुत बहुत ज्यादा पेन होने वाला है आदित्य जी, जब डी डॉलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब 180 नेशंस पुल आउट कर लेंगे वेस्टर्न के इंडस्ट्री सेक्टर के इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस में से, तो वेस्टर्न पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा पेन होने वाला है। क्योंकि एक तो जनरेशनल वेल्थ वाइप आउट होगा, और हकीकत में वर्क करने को आएगा, और एक हाई इंटरेस्ट रेजिम बैठ जाएगा। एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे, अमेरिका में, काफी बुजुर्ग हो गए अभी। उन्होंने हम्म। मुझे एक बात बोली थी कि हर अमेरिकन स्टेट में इतना वेल्थ है कि दुनिया इमेजिन भी नहीं कर सकती, ये बोला था उन्होंने। हम्म। और ये उन्होंने बोला था मुझे करीब 2000 में, अभी 22 साल हो गए उस बात को। हम्म। मेरे को अच्छी तरह याद है कहाँ बोला था, कब बोला था, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था। उनका हाँ। कॉन्टेक्स्ट ये था, उस समय भारत के बारे में, वो भारत बहुत आते हैं, अपने जुड़े हुए हैं हमारी संस्कृति से, जप बहुत करते हैं, हरि नाम जप करते हैं, और घूमते रहते हैं भारत में, आजकल वृंदावन में ही रहते हैं। तो मैंने उनको परसों फोन किया, ये रियल इंसिडेंट है। तो हम्म। परसों मैंने फोन किया, पूछा कि आप भारत में क्यों रह रहे हैं, आप तो मुझे उस 20 साल पहले बोले थे कि अमेरिका में इतना वेल्थ है। तो हम्म। बोलते हैं मैं वो मटेरियल वेल्थ था और ये स्पिरिचुअल वेल्थ है, तो यहाँ पे मैं स्पिरिचुअल वेल्थ का आनंद ले रहा हूँ, और उस समय जो मैंने करना था वो मैंने किया उधर उस समय। तो ये बात तो एक तरीके से सत्य भी है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतना वेल्थ एक्यूमुलेट किया सारे देशों का, एंड दे ब्रॉट इट टू द यूएस। लेकिन अभी तक, क्योंकि अगर आप कोई वेल्थ इकट्ठा करते हैं और फिर वो ब्रिक्स और मोटर्स में है, तो ब्रिक्स का तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा, क्योंकि वो ईंट खराब होगी, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो उस तरह का वेल्थ का डेप्रिसिएशन ही हो रहा है, हो भी रहा है, और स्पेंडिंग भी बहुत सारा है। और हर वस्तु के ऊपर लोन लोग ले लेते हैं,
तो मतलब एक्स्ट्रा डॉलर्स उससे वो कैश आ गया उनके पास। तो ये जो मॉडल है, ये सस्टेनेबल डी डॉलराइजेशन के समय में कैसे होगा ये मॉडल? ये इजी। बिल्कुल इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये जो इजी और चीप मनी वाला जो फॉर्मूला था वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फेडरल रिजर्व कैपेसिटी टू एंडलेसली प्रिंट। तो वो एंडलेस प्रिंटिंग जब सेंट्रल बैंक्स का बंद हो जाएगा, तब जाके आपके जो जितने भी चीप और इजी क्रेडिट वाले जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो धीरे धीरे होके कैंसल आउट होना शुरू हो जाएंगे। और जो भी आप डेट पे लेंगे उस पर एक आपको हाई इंटरेस्ट कॉस्ट देना पड़ेगा। इवन द यूएस गवर्नमेंट राइट नाउ इट हैज 31 ट्रिलियन प्लस ऑफ डेट एक्यूमुलेटेड। इतना डेट एक्यूमुलेट हो चुका है अभी तक, जितना भी आपने कर्जा लेके इकोनॉमी चलाई है उस हिसाब से। तो द कंट्री itself is struggling to pay the interest expense in a way with the de-dollarized। अभी तो de-dollarization आधा ही हो पाया है, मतलब some portion has happened, right? Not even आधा। ठीक। तो यूएस इकोनॉमी इटसेल्फ इज स्ट्रगलिंग, मतलब जून 30 की अभी वो डेट सीलिंग की डेट आ रही है। सो इफ दैट डेट सीलिंग इज नॉट इंक्रीज्ड अगेन, तो पूरा वो एक डेट रीस्ट्रक्चरिंग का फॉर्मूला भी बनाना पड़ेगा उनको, यूएस इकोनॉमी को। तो ये इवन इवन इन द पर्सनल लाइफ ऑफ पीपल, ये जो डेट बेस्ड मॉडल है कि डेट लिए जाओ और कंज्यूम किए जाओ, दिस इज नॉट द फॉर्मूला विच कैन वर्क for the Western people at least after de-dollarization. Asia के लिए I think it's good times are going to come because once the currency is pegged, you will see that because Asia has the real productivity to give to back its currency with. तो एशिया को तो दिक्कत नहीं आएगी। देयर विल बी अ लोअर इंटरेस्ट रेट इन एशिया कंपेयर टू द वेस्ट। वेस्ट में हाई इंटरेस्ट रेजिम आने वाला है कंपेयर टू एशिया। आपने डेट की बात करी, भारत में बहुत लोग फॉलो करते हैं रिच डैड पुअर डैड को, बहुत लोग हाँ, पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा। वो रॉबर्ट कियोसाकी बोलता है कि वो डॉलर बिलियनर बना डेट की वजह से। बिकॉज और ऑफ डेट। डेट और ग्रैंड कार्डन जो यहाँ पे काफी जो, अच्छा यहाँ के जो रिच लोग होते हैं वो शो ऑफ भी करते हैं बहुत ज्यादा। प्लेन हम्म। में फोटो लेंगे, फिर उसके बाद नोट गिनेंगे सबके सामने, और हाँ, नोट होगा गड्डी होगा, शायद वो नोट 10 बार गिन चुके होंगे, कभी किसी ने वेरीफाई नहीं किया कैमरे से कि वो रियल है कि नहीं। वो हाँ। वो कोई वेरीफाई करेगा तो शायद हो भी सकता है रियल हो, आई डोंट नो। लेकिन ये एक कल्चर भारत में भी आ गया है। आप देखेंगे बहुत सारे टीवी शोज में ओपनली वेल्थ को गिन रहे हैं, मतलब देख लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट चला गया कि लक्ष्मी हम्म। को नारायण की सेवा में यूज करना है, या मतलब एक जो धर्म वाला पार्ट चला गया। बट अभी शो ऑफ करना है डेट वाला। तो ये जो डेट वाला जो कल्चर है वो भारत में तो यूज हो नहीं सकता, लेकिन उसको बहुत सारे लोग कोट भी करते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड के हिसाब से देखो दुनिया। हाउ हाउ प्रैक्टिकल इज दैट? So in the de-dollarized world, in the de-dollarized world, I believe that जितना भी डेट पोर्शन के एक एक होता है डेट पोर्शन का लेवरेज का बेनिफिट फाइनेंशियल टर्म्स में, बट वो बेनिफिट एक लिमिट तक ही होता है। उस लिमिट के ऊपर अगर आप डेट लेते हो तो इट बिकम्स अ नेगेटिव रिटर्न इंस्टेड ऑफ अ पॉजिटिव रिटर्न। ठीक है। तो जब भी कोई बिजनेस की बात हो रही है, क्योंकि आपने रिच डैड पुअर डैड वाले की बात करी, जब भी कोई आप बिजनेस प्रपोजिशन की बात करते हो और उसमें डेट इक्विटी मिक्स की बात करते हो एज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो उसमें भी अगर एक लिमिट के ऊपर जब डेट चला जाता है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस इज टेकिंग अ टॉल ओवर योर इनकम स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द डे। ठीक। तो उसमें भी फाइनेंशियल सेंस बिल्कुल नहीं बनता आफ्टर अ लिमिट, राइट? तो that is a purpose, that is a an outcome of arithmetic valuation, I would say. So debt based model जो है for life is not something which is फिजिबल फॉर, मतलब जैसे आपने देखा कि वेस्ट के अगर टॉप 50 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड अगर आप उठा के देख लें, तो उसमें आपको ज्यादा वेस्ट वाले इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनकी डेट बेस्ड जो मॉडल लाइफस्टाइल थी उसको फेडरल रिजर्व ने रिजर्व करेंसी फॉर्मेट के फियाट करेंसी फॉर्मेट ने उसको कॉम्प्लीमेंट किया और उनको डबल ट्रिपल ज्यादा बेनिफिट मिला बिकॉज ऑफ दैट फॉर्मूला, राइट?
जबकि आप देखेंगे कि उसमें एशियंस कम हैं, टॉप 50 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक, एशियंस कम है, बिकॉज वी हम हमारे जितने इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन ने जितनों ने भी डेट लिया होगा, तो दे हैड टू डू इट वेरी इन अ वेरी कैलकुलेटेड फैशन, कि जिससे बिजनेस को जितना बेनिफिट हो सके उतना। देर इज नो चीप इजी मनी बेनिफिट विच अवर इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन हैड, क्योंकि हमारे पास फियाट रिजर्व करेंसी नहीं थी कि सेंट्रल बैंक से प्रिंट हुए जा रही है, आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रही है लोन्स, लिए जाओ लिए जाओ लिए जाओ, राइट। तो जहां तक मुझे समझ में आता है कि ये इसका कोई विजडम नहीं बनता है डेट बेस्ड लाइफस्टाइल का, सिवाय इसके कि एक हद तक आपको ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए जो टाइनी डेट पोर्शन लगता है, दैट मेक सेंस। बट अबाउट दैट, वट एवर डेट यू आर टेकिंग, इट्स नाउ गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉस्टली, तो वेस्ट में तो बंद हो ही जाएगा। आई कैन अश्योर यू 100% कि एक बार ये जो डी डॉलराइजेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद एक बहुत ही मैसिव हाई इंटरेस्ट रेट रेजिम आने वाला है वेस्ट में, जो ये वेस्टर्न बिजनेसमैन या इंडिविजुअल्स जिस प्रकार से क्रेडिट कार्ड का यूज करके स्पेंडिंग कर रहे थे बिंदास, आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू डू दैट काइंड ऑफ स्पेंडिंग एंड दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल एनीमोर। वेस्ट में तो पॉसिबल ही नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट ईस्ट में कम होने वाले हैं इन द पेग्ड करेंसी वर्ल्ड। एक एक अनदर क्वेश्चन आता है डिफेंस के ऊपर, क्योंकि डिफेंस भी इससे काफी इफेक्ट होने वाला है। और इतिहास ऐसा रहा है कि आज भी आप देखेंगे ऑकस मिलिट्री फॉर्मेशन है, क्वाड मिलिट्री फॉर्मेशन नहीं है। नहीं है। तो यूरोपियन और अमेरिकन जो भी वेस्ट, जो पाश्चात्य देश हैं, ये सबकी सेनाएं हमेशा एक थ्रेट के रूप में सभी देशों हम्म। के आसपास रहती है। एक हम्म। दादागिरी है, उससे भी हम्म। उससे भी इनका मानसिक हो जाता है, हम आपको बोल रहे हैं नहीं करोगे तो ये शिप खड़ा हुआ है ना। हम्म। तो ये जो मानसिकता है, अभी सबके पास शिप्स का अगर काउंट देखेंगे तो चाइनीज नेवी के पास तो बहुत ही बड़ा काउंट है शायद सारे मर्चेंट नेवी के शिप भी उन्होंने काउंट कर लिए होंगे नेवी में। लेकिन लेकिन बहुत बड़ा काउंट है वो, 30, ऐसा बोलते हैं कि 3 साइज, 3 टाइम्स द साइज ऑफ यूएस नेवी हो गया है। 3 टाइम्स। कैपेबिलिटी क्या है वो तो पता नहीं है, लेकिन इट्स अ साइज। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि सेवेंथ फ्लीट जो है साउथ चाइना सी में खड़ा हुआ है, सेवेंथ फ्लीट। एक हम्म। फ्लीट में करीब 50 से ज्यादा शिप होते हैं। तो अगर वो देखेंगे तो इट्स अ मेजर फोर्स स्टैंडिंग देयर। और उसके हम्म। साथ करीब एटलीस्ट 100 प्लेन होंगे उसके साथ, वो खड़ा हुआ है। हम्म। वो डिप्लोमेसी, जो गनबोट डिप्लोमेसी है, वो प्लेज ए मेजर रोल। तो उसका क्या फ्यूचर होगा अगर हम इस एंगल से हम देखेंगे कि डेट, ये जो इकोनॉमिक जो चल रहा है जो पाश्चात्य देशों का, तो उससे उसके हिसाब से कैसे उसको आप देखेंगे। हम्म। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो मैंने प्रेडिक्ट करा है कि यूएस का डिफेंस बजट विल बी रिक्वायरिंग अ कट ऑफ अबाउट 25%, क्योंकि एक मैसिव स्पेंडिंग बिकॉज ऑफ द फियाट रिजर्व करेंसी इज वाज पॉसिबल। जो पेग्ड करेंसी वर्ल्ड में डिफेंस में इतना बजट नहीं मिल एलोकेट हो पाएगा वेस्ट पे। मुझे नहीं लगता वेस्ट में इतना डिफेंस बजट एलोकेट हो पाएगा। तो विच इज वाई यू सी कि उन्होंने अफगानिस्तान से जो एग्जिट किया, उसी दिन क्लियर हो गया था कि दे आर नो मोर वांटिंग टू बी द पुलिस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, और जितने भी ट्रेड रूट्स हैं उसके। तो मुझे लगता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जितनी भी वेस्टर्न डिफेंस कंपनीज हैं will come down to India. They will settle in India. They will do joint production, research, etc. in India by the end of this decade. क्योंकि इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो हमारा अखंड भारत का विजन है for 2047, where we are looking at giving net security provision from Saudi Arabia to Laos, Cambodia, ये पूरा एरिया हम चाहते हैं कि वी विल बी जॉइंटली लुकिंग एट फॉर द नेट सिक्योरिटी प्रोविजन। हम करेंगे इसकी नेट सिक्योरिटी प्रोविजन। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी डिफेंस कंपनीज, क्योंकि बजट वेस्ट में कम होने वाला है, और वेस्ट के पास अब कोई यूज केस भी नहीं बचे हैं जहां पे यू नो दे रिक्वायर दिस मैसिव force for igniting conflicts with some big powers. मुझे नहीं लगता कि US is looking for a full scale war with any of the big nations, big nuclear powers like Russia or China, right? तो ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा। और विद द पेग्ड करेंसी,
द डिफेंस बजट इज गोइंग टू बी स्लैश्ड, इट्स गोइंग टू बी कट। तो ये जो पूरा उनका पोलिसिंग चल रहा है सी लेन्स और ट्रेड रूट्स पे, वो भी थोड़ा कम होने वाला है टुवर्ड्स एशिया, राइट, और द मिडिल ईस्ट। तो मुझे लगता है कि डिफेंस में कटिंग आने वाला है वेस्ट के। यूके में अभी हम लोग बात बात करते हैं भारतीय मूल के लोगों के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब जो वेस्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस इन्हीं लोगों का रहता है, बिकॉज ये इन देशों से में मूव किए हैं। जैसे जैसे कोई भारत में कोई नया हिंदू बनता है अमेरिका से, तो कितना कट्टर जट्टर रहता है वो। बाद में वो नॉर्मल हो जाता है, तो समय के बाद। तो ये जो अभी अभी जो ब्रिटिश बने हैं कुछ लोग पिछले 20 साल में, 30 साल में, या कुछ अमेरिकन बने 20 साल में, 30 साल में, इनका विश्वास इनकी वेस्टर्न इकोनॉमीज पे ज्यादा होता है। भारतीयों को सब कुछ सच दिखता है, क्योंकि वो इसे इसे होम सिविलाइजेशन घर से देख रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि अरे उछल लो, थोड़ी देर में वापस नीचे आने वाले हैं। लेकिन इन लोग के पास जाएंगे तो ये अमेरिकन से भी ज्यादा पेट्रियोटिक है। अमेरिकन भी थोड़ा रियलिस्टिक बात करते हैं, और ब्रिटिश के लोग तो और भी रियलिस्टिक बात करते हैं। उनको जब वो इंडिया जाते हैं तो उनको सिर्फ सड़कें ही दिखाई देती है। अभी आजकल वो दिखना बंद हो गया है, क्योंकि इंडिया की सड़कें बहुत अच्छी हो गई है। मतलब हाँ, कैलिफोर्निया से तो बेटर ही है। आई विल गिव क्रेडिट टू द इंडियन गवर्नमेंट कि कैलिफोर्निया से बेटर सड़कें हैं भारत में। और मैं तो प्रैक्टिकली आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, बिकॉज आई तो हैव बीन। यहाँ तो कंपटीशन चल रहा है। यहाँ हाँ। पे रेलवे मिनिस्टर बोल रहे हैं कि आपको एयरप्लेन्स में जाने की जरूरत नहीं रहेगी, रोड वाले बोल रहे हैं कि आपको रेल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। उतना कंपटीशन चल रहा है इंडिया में। और अमेरिका में ट्रेन ही नहीं है। लोग जो वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के, आप प्रैक्टिकली ट्रैवल करके मुझे दिखाना, तब आपको पता लगेगा। क्योंकि अगर आपको यहाँ से न्यूयॉर्क कहीं जाना हो तो 4 ट्रेनें बदलनी पड़ती है। न्यूयॉर्क यहाँ से करीब 3,000 किलोमीटर दूर है, 3,500 किलोमीटर, या 3,200 किलोमीटर। हम्म। 3,200 किलोमीटर के लिए आपको 4 दिन लगेंगे पहुंचने के लिए, 4 दिन। और वो अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं। और उसमें भी कोई जबरदस्त। गारंटी नहीं कि ट्रेन रुक जाएगी, क्योंकि अभी हम ओहायो का एक्सीडेंट देख चुके हैं कि ब्रेक्स 1886 का स्टैंडर्ड था। तो हम्म। तो ये जो कट्टर झट्टर जो हिंदूज हैं, जो ज्यादा पेट्रियोटिक दिखते हैं इन देशों में हाँ, आके, उनके हाँ। उनका क्या ऑब्जर्वेशन है आपके मन? वो कैसे आपको लगते दिखते हैं? मुझे वो बहुत फनी दिखते हैं, क्योंकि अ, ये एक तो वो वेस्टर्न एक्सेंट में बात करते हैं जो बिल्कुल भी उनको उनके ऊपर बिल्कुल भी फेक है पता चल जाता है। और दूसरा उनको जो एक अमेरिकन ड्रीम का जो एक स्टैंप लग गया है उनके ऊपर, और उनका जो पास्ट में बिहेवियर रहा है रिगार्डिंग इंडिया, क्योंकि उन्होंने पूरे अपने उनकी मेंटालिटी बहुत बड़े चंक की ऐसी है कि इंडिया फेल्ड अस, हम इसीलिए यहाँ पे आए थे बिकॉज इंडिया में रिजर्वेशन वाला इशू था, इंडिया में बहुत ज्यादा करप्शन है, इंडिया में बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, इसीलिए हमको यहाँ आना पड़ा एंड नाउ वी हैव ग्रोन। तो एक एक पूरा एंड मैं मानता हूँ कि आफ्टर ब्रिटिशर्स लेफ्ट देयर वर स्ट्रगल्स, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि प्रॉब्लम, सिस्टमिक प्रॉब्लम्स है इंडिया में। इंडिया नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट द थिंग इज कि एक एक बड़ा सा ग्रुप है डायस्पोरा वाला, जिन्होंने अपने पर्सनल फेलियर्स जो है वो इंडिया के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए हैं। अगर मैं अगर मेरी जनरेशन की बात करूंगा तो मैं कैसे लुक आउट करता हूं इन एनआरआईज को, कि दे दे वर नॉट एबल टू compete, ये कंपटीशन नहीं झेल पाए, ये रिजर्वेशन के खिलाफ स्ट्रगल करके रिफॉर्म नहीं ला पाए और भाग खड़े हुए। मैं इस तरह से देखूंगा, क्योंकि मेरी जनरेशन को 2014 के बाद ये सब स्ट्रगल करना पड़ रहा है ये रिफॉर्म्स लाने के लिए। तो मेरा मेरा व्यू तो ये आएगा कि ये लोग भाग गए थे, राइट। सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है हाउ दे लुक एट थिंग्स, ठीक। तो ये पूरे जो अमेरिकनाइज्ड और वेस्टर्नाइज्ड हो चुके हैं वहां जाके, और उनके बच्चे भी अब पूरी एक अब्राहमिक लाइफस्टाइल में जीते हैं, वही स्पेंडिंग और कंजम्पशन मॉडल वाली। तो मुझे लगता है कि इनका हाल भी वही होना है जो नेटिव वेस्टर्न लोगों का होना है विद दिस डी डॉलराइजेशन प्रोसेस, कि पूरा एक हार्डशिप का पूरा टेन्योर आने वाला है, 2-3 डिकेड का,
विच इज गोइंग टू बी वेरी टफ, क्योंकि हमेशा से चीप और इजी मनी से एंजॉय किया है इन्होंने बाकी वेस्ट के लोगों के साथ। और एक फेक एरोगेंस तो है ही, जो कि वी आर सुपीरियर टू व्हाट एशिया इज। तो वो जब एरोगेंस का बबल बर्स्ट होगा, जब उनको पता लगेगा कि ये तो रिजर्व करेंसी फॉर्मेट से बाकी के वर्ल्ड ने हमको ऊपर उठा के रखा है, इसीलिए अब हमारी लाइफस्टाइल ऊपर थी, ये नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव ओवर हियर एट द टॉप। तो जब ये रियलाइजेशन आएगा तो बहुत ही ज्यादा मेल्ट डाउन होना है। और एशिया के पब्लिक को समझ आ जाएगी कि ये जो एनआरआईज जो इतनी एरोगेंस दिखा रहे थे, दे हैव कम डाउन टू द रियल स्टेटस। पॉलिटिकल स्टेचर की बात करें या फिर मीडिया में बात करें, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी भी इंडियन ओरिजिन पर्सन को कभी भी रखा लाता नहीं, आते नहीं, अनलेस वो अब्राहमिक वे से सोचे। हम्म। सीएनएन में 2-3 एंकर्स हैं, एक विवेक रामास्वामी है, ये सभी लोग एक तरीके के, अगर आप इनका पर्सनल लैंग्वेज देखेंगे, दे हैव टू एक्सेप्ट द अब्राहमिक थॉट। निकी हैरी तो देख ही रहे हैं, नम्रता क्या नाम है उनका उनका उनको अपना रंधावा। रिलीजन, रंधावा। नम्रता रंधावा, हाँ, जो हाँ निकी हेली हो गई, हाँ। हाँ, निकी हैली से शादी किया तो हैली हो गई। तो वो अब नाम भी उसने निकी कर लिया, क्योंकि कोई नम्रता बोल नहीं पाएगा 1 साल तक अमेरिकन, तो इसलिए निकी हो गया, तो इजी हो गया, 2 सिलेबल नेम ना। और फिर उसके बाद बॉबी जिंदल का इतिहास हम देख चुके हैं कि वो भी, उसके माँ बाप कट्टर जट्टर हिंदू, और वो कट्टर जट्टर अपने आप को बोलता था कि डोंट नोट टू से हाइफनेट अमेरिकन, वी आर अमेरिकन। तो लेकिन जो ब्रिटिश अमेरिकन होगा या यूरोपियन अमेरिकन होगा, वो इनको देखेगा, बोलेगा कि ये मेरे से ज्यादा पेट्रियोटिक कैसे हो गए, क्योंकि मुझे खुद को ही पेट्रियोटिज्म नहीं है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं यूरोप भाग जाऊंगा। तो और उनका, इफ यू आस्क एनीबॉडी, यार मैं तो पूरा रिसर्च करके बुक भी लिखा है इसके ऊपर, इफ यू आस्क देम कि आपको खाना कौन सा अच्छा लगता है, ओ आई बिलीव आई लव द इटालियन फूड, क्योंकि मेरे ओरिजिन इटालियन है, मैं जर्मन हूँ। तो कभी कभी मैं पूछता हूँ, मैं 5% जर्मन, 2% फ्रेंच, 1% ये, तो ये कुत्ते के ब्रीड की बात हो रही है कि इंसान की बात हो रही है? तो लेकिन सब लोग अपने घर की तरफ भागते हैं। जब जैसे पारसिक देश पे जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ इस्लाम का, तो सब लोग घर की तरफ भागे, घर उनका है भारत, तो सब लोग घर आए। तो इन लोगों के ऊपर जब आक्रमण होगा तो ये भी घर भागेंगे, क्योंकि ये नेचुरल है, ह्यूमन है ये। तो ये हम्म। हमारे कट्टर जट्टर हिंदू जो ज्यादा पेट्रियोटिक है, वो किधर भागेंगे फिर उस समय? बहुत डाउटफुल है ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इंडिया आना बहुत इजी नहीं रहेगा, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू मेंटली एक्सेप्ट, साइकोलॉजिकली इट्स नॉट इजी फॉर देम, क्योंकि दे हैव लुक डाउन अपॉन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उनको लगा, उन्होंने अभी तक जितना भी उन्होंने वेस्ट में बोला है इंडिया के बारे में, तो आपको यही सुनाई पड़ेगा कि इंडिया के प्रॉब्लम्स की वजह से वी केम हियर एंड नाउ वी आर सो सक्सेसफुल बिकॉज द अमेरिकन सोसाइटी प्रोवाइडेड अस एक्स वाई जेड एंड दिस मेनी बेनिफिट्स। तो ये जब, मुझे नहीं लगता ये उनको आ पाना, आई थिंक इट्स अ बिग साइकोलॉजिकल शॉक फॉर देम टू कम बैक टू इंडिया, और वो भी वहां से भाग के आना, इन द सेंस दैट द काइंड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करके, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। मुझे नहीं लगता, या तो हो सकता है वो कोई थर्ड कंट्री में जाके शिफ्ट हो जाए, बट इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट बिकॉज there's a lot of arrogance out there for being for being something which even the western people do not now carry that kind of arrogance। वो नहीं, लोग भी ज्यादा वो लोग भी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं अमेरिका और ज्यादा यूके करते हैं, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा को। करते हैं, बहुत ज्यादा। अभी यहाँ पे तो शोज ही चल रहे हैं, इतने सारे पॉपुलर शोज हैं जो जो यहाँ के असलियत को बताते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है। मतलब बट ये इस तरह का जो 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 फेनेटिज्म है, वो सिर्फ भारतीय कम्युनिटी में और मैक्सिकन कम्युनिटी में, मतलब मैक्सिकन का भी वो ज्यादा दिखाएगा पेट्रियोटिक उसको, क्योंकि दिखाना है ताकि वो एक्सेप्टेबल उसको लगता है ऐसा। अभी मुझे कोई पूछता है तो मैं तो, ब्रेन, हाँ इंडियन ब्रेन। मुझे कोई पूछता है कि आप कौन है, मैं तो बोलता हूँ 100% गोल्ड स्टैंडर्ड इंडियन। तो छाप लगा हुआ है कि गीता का ही प्रचार करते हैं हम लोग।
तो मुझे कोई पूछेगा तो मैं तो गर्व से बोलता हूँ, और अच्छी अच्छी मीटिंग से बोला है बड़े बड़े लोगों को, यहाँ तक कि यहाँ के कांग्रेसमैन को भी ऐसे ही बोलता हूँ, 100% गोल्ड स्टैंडर्ड इंडिया बोलते। लेकिन ये जो क्या बोलते हैं उसको, करेंगे कॉलोनियलिटी माइंड से, कि जो गोरा आदमी आपका बॉस है। मतलब हमारे शास्त्रों में बोलते हैं कि असुर में कुछ अच्छा भी दिखे तब भी मत सीखो, कुछ भी अच्छा भी दिखे तब भी मत सीखो, क्योंकि वो वेदों के विरुद्ध बात कर रहे हैं। तो ये इतना कॉन्सेप्ट है, मतलब हमारे यहाँ वो शास्त्रों में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है, या तो आप धार्मिक है, या दैव है, या असुर है। लेकिन जो ये जो कम्युनिस्ट डिजीज है, क्योंकि वेस्ट, अगर लोगों को मालूम हो कि मार्क्सिज्म यूरोपियन था, कार्ल मार्क्स वाज यूरोपियन, नॉट हाँ, चाइनीज। ट्रू ट्रू। तो जो कम्युनिज्म का जो डिजीज है, वो ग्रे में ही अच्छी चीज दिखाना चाहता है। मतलब ऐसा हो जाता है, साइकोफेंस वो जो होता है ना, स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं, वो दुख में भी सुख ढूंढता है। उसी में ढूंढ रहे हाँ, और सुख में दुख ढूंढता है। वो अजीब तरीके का हैं। मानता है। तो तो ये जो इस तरह की जो मानसिकता है, इसको मतलब इसको बोला जाता है मोह, या फिर मद, प्रमाद, थोड़ा सा अलग तरीके का एक क्रेजीनेस है, वो अलग तरीके का घमंड भी है, हम्म, क्रेजीनेस भी, प्रमाद है एक तरीके का। तो हम्म। ये जो अगर इनको आप गीता का भी प्रवचन बोलेंगे ना, तो बोलेंगे आई नो आई नो आई नो आई नो, ओके, आई नो। तो गीता बोलने वाले भी बोलता है कि सब कुछ मालूम है तो मेरी जरूरत क्या है, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, कुछ ही ट्रू। और को ढूंढूंगा जो सुनना चाहेगा। दे नो एवरीथिंग, ऐसा है, दे हाँ, नो एवरीथिंग। और ये डिजीज है एजुकेशन सिस्टम का, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में क्या है, इज इट ऑफिशियल, मतलब मतलब ये पूछना चाहते हैं कि हमको प्रोपेगेंडा ही सुनना है, अगर सत्य बोलोगे तो नहीं सुनना है हमको। वी तो वांट। वी वोंट, तो हमारे सतोलॉजी के शोज भी नहीं देखते हैं कभी कभी, क्योंकि उनको लगता है अरे ये दीज गाइस ओनली टॉक अबाउट धर्म एंड दिस टाइप, दीज आर द, ये तो इन लोगों के पास समय नहीं है, बस ऐसे ही करते रहते, देयर इज नो हायर पर्पस इन लाइफ, है ना। लेकिन अगर जब प्रॉब्लम आएगी तो हनुमान चालीसा पढ़ने आएंगे, तो तब हनुमान जी याद आ गए उस समय, ओनली इन द क्राइसिस। हाँ। ओनली द क्राइसिस। और हमारे शास्त्र बोलते हैं जब अच्छा समय हो तब याद करना चाहिए भगवान को, तब वो खराब समय में आपको याद रखें। तो ये जो विक्षिप्त मानसिकता है, विक्षिप्त मानसिकता, ये जो आई थिंक प्रमाद है, तो ये तो एक तो प्रकृति सिखाएगी, आप बोल ही रहे हैं कि डंडा मार के सीखना पड़ेगा, ये चेंज हो रहा है। लेकिन इस समय विलिंगली ये लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि विलिंग। ये आंसर भारतीयों के लिए भी वैलिड है, जो बॉम्बे उधर रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, क्योंकि वो सब यही अमेरिकन शोज देखते हैं। उनको लगता है जो हॉलीवुड, क्योंकि हॉलीवुड में जो दिखता है, मैं आपसे वो एक बार बात भी कर रहा था, कि हॉलीवुड में जो दिखता है, उसका उसका एकदम अपोजिट है अमेरिकन लाइफ। वो तो एक प्रचार है, उधर प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा। करेक्ट हाँ, करेक्ट बोलिए, बताइए। करेक्ट। तो विलिंगली तो इनसे चेंजेस होने नहीं वाले, क्योंकि आजू बाजू में जो उनका एनवायरनमेंट है वो होने नहीं देगा चेंजेस। ठीक। आज भी अगर आप उनको जाके कुछ बताएंगे कि वेस्टर्न इकोनॉमी इज इन डिस्ट्रेस या कुछ क्राइसिस आने वाला है, तो नॉट जस्ट दैट दे आर नॉट इवन रेडी टू लिसन, दे आर इन कंप्लीट डिनायल कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी कुछ हो सकता है। सो आई थिंक एक पूरा एक कपड़ा सा लग गया है आंखों के ऊपर, जो नहीं उतरेगा जब तक रियलिटी डज नॉट नॉक देयर डोर। तो जब खुद खुद के एक्सपीरियंस में जब ये क्राइसिस के इवेंट्स आना शुरू होंगे, आई थिंक तब जाके एक वेकअप कॉल लगेगा। तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सटर्नली कोई कुछ बता के इनको कोई रेस्क्यू करवा सकता है या ऐसा कुछ। तो जब जब आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे, जहां पे सोशलिस्ट बेनिफिट्स के कट गवर्नमेंट में डिस्कस होना शुरू हो जाएंगे, जब पता लग जाएगी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है यूएस का वो पूरा खाली हो चुका है, और अब तो गल्फ जो बोल रहा है वो करना ही पड़ेगा, सऊदी अरेबिया और यूएई और जो गल्फ पार्टनर्स हैं। जब पता लग जाएगा कि बाकी का वर्ल्ड निकल चुका है, नेक्स्ट ट्रेन पकड़ चुका है, हाँ ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, सब रीसेट में चले गए हैं, खाली हम ही रह गए हैं पीछे, तो तब जाके मतलब एक तरह से डंडा ही पड़ना है इनको, ये खुद से तो ये कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो एक जनरेशनल वेल्थ वाइप आउट होगा,
मैं बता रहा हूं आपको, जितने भी वेस्टर्न एसेट्स है, इंक्लूडिंग रियल्टी सेक्टर, हाउस प्रॉपर्टीज, इन सब की वैल्यूएशन जब इतनी नीचे चली जाएगी, तब जाके इनको रियलिटी समझ आएगी कि यूएस इकोनॉमी या वेस्टर्न इकोनॉमी की टाइनी, बहुत ही टाइनी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू। मुझे कभी कभी बड़ा देख के अच्छा लगता है कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस है कभी काफी वाइज डिसीजन लेते हैं, क्योंकि मैं डिफेंस के प्रोडक्ट्स को बहुत फॉलो करता हूँ, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट रहता है। बात नहीं करता हूँ कभी भी, लेकिन मैंने बहुत शोज में बताया भी है, मैं प्लेन का बेली देख के समझ जाता हूँ कौन सा प्लेन उड़ रहा है, बिकॉज आई स्टडी देम सो वेरी माइन्यूटली। और 5 साल की उम्र से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ फोटोग्राफ्स प्लेन्स की। अभी तो बंद कर दिया मैंने पिछले 20 साल से, लेकिन पहले मैं करता था बहुत, लेकिन अभी भी इंटरेस्ट। तो एक आता है अमेरिकन टेक्नोलॉजी के ऊपर, बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि अमेरिकन अब्राम टैंक्स के बारे में स्टेटिस्टिक्स अभी जब सप्लाई करने वाले थे, हम्म। उसको चलाने के लिए गैस टरबाइन का इंजन है, हम्म। उसको मेंटेन करने के लिए यूनिट 50 मेंबर्स। और हम्म। और उसके कंपैरेबल जो रशियन टैंक रहता है, वो दो हम्म। तीन लोगों में 4 लोगों में एक हथौड़ा लेके पहुंच के फिक्स कर देता है 2 मिनट में। एक रिलायबिलिटी है एक वॉर केस में। तो इसलिए वो गंदे से गंदे एनवायरनमेंट में अच्छा ऑपरेट करते हैं वो लोग, इसलिए भारत खरीदता है एक्चुअली, ये मेन रीजन यही है। नहीं तो प्लेन भी हम्म। खरीदेगा तो फ्रेंच खरीदता है ज्यादातर। और अभी अपाचे खरीदा है तो इसीलिए प्रचंड की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उसको मेंटेन करने में भी अपाचे जैसा ही पैसा लग रहा है। तो इट्स तो ये जो वेरी एक्सपेंसिव। वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन, C-130 के लिए आपको अमेरिकन क्रू इंडियन एयरफोर्स को हायर करना पड़ा, मेंटेनेंस को आउटसोर्स करना पड़ा उसको मेंटेन करने के लिए, बिकॉज डिफिकल्ट फॉर इंडियंस टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ थिंग टेक्नोलॉजी, और एनी अदर कंट्री, क्योंकि यहाँ पे तो पैसा फेंकते रहते हैं वो लोग, है ना। $40 का एक ब्रेकफास्ट बेचा जाता है अमेरिकन फोर्सेस को, $40 का एक। तो आप लगा लीजिए उसमें कुछ देता मिलता नहीं है कुछ न्यूट्रिशियस, लेकिन ये एक इंडस्ट्री हैलीबर्टन का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो ये जो एक अलग फैल गया है पूरा दुनिया में, स्पेशली जिनको ज्ञान नहीं है कि इकोनॉमिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट इन डिफेंस ऑल्सो, क्योंकि ऐसा नहीं कि पैसा फेंकेंगे तो मेंटेन कैसे करेंगे उसको। ट्रू। ट्रू। तो वो एक हो गया है कि हमारा टेक्नोलॉजी है और हम लोग कितना पावरफुल है कि F-18, अभी लोगों को मालूम नहीं है F-18 तो 1975 में बना था, और उसके बाद F-22 के रिपीट ऑर्डर्स दिए नहीं गए क्योंकि मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। F-35 के रिपीट ऑर्डर दिया जा रहा है, लेकिन उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट है क्योंकि उसके अंदर मूविंग पार्ट्स बहुत ज्यादा है। तो इंडिया ने बड़ा वाइज डिसीजन लिया कि 5th जनरेशन के चक्कर में उनको घुसना नहीं, नहीं घुसना। ट्रू। नहीं घुसना ट्रू। है, वो अपना ही टेक्नोलॉजी बनाएंगे, तेजस ही काफी है, वो छोटा सा है। लेकिन हाँ। लेकिन ये लेकिन बहुत सारे लोग वो जो भारतीय मूल के हैं, जो 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 इमिग्रेंट्स, अभी थोड़ा और जनरल मैं करता हूँ, इमिग्रेंट्स के लेवल पे लेके आता हूँ। तो उन सबको लगता है कि हमारा टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो भारत अपनी रक्षा कैसे करेगा चीन के साथ। तो इस पे बताइए कि चीन के साथ तो ये तो हमारे तो कुसुमलता केडिया जी बोल चुकी है बार बार शो में, कुछ लड़ाई नहीं होने वाली, वो भी बोल चुकी है, आप भी बोल रहे हैं। बट ये कहाँ से, ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया है कि इंडिया चाइना में जंग होनी है? ये कौन बेवकूफ ये आइडिया लेके आया है? मैं तो ये दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी, ये मतलब क्यों कोई करेगा? नहीं, किस, CNN के लोग लेकर आए हैं, CNN के लोग। हाँ, ये तो पूरा वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। नोबडी बिलीव्स इन दिस शिट। आई मीन, वी कैन अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड वांट्स, वो बाकी का वर्ल्ड चाह रहा है कि इंडिया चाइना का वॉर हो, बट क्यों करेंगे वो वॉर, किस लिए? कोई कोई एक रीजन या कोई, अच्छा चलो मुझे कोई एक स्पेसिफिक आउटकम बता दो कि वॉर करके ये आउटकम निकल आएगा आपका, इंडिया का निकल आएगा कि चलो चाइना का भी निकल आएगा। कोई मुझे ये बता दे कि चाइना को ये मिल जाएगा वॉर करके इंडिया के साथ। आई डोंट, मतलब ये टोटल नॉनसेंस है, आई एम टेलिंग यू। इफ वॉर हैड टू हैपन, सो व्हाट यू थिंक चाइना इंतजार कर रहा था इतने टाइम कि S-400 आने दो, राफेल्स आने दो, अब वॉर करेंगे, ऐसा? वो 10-12-20 साल से क्या कर रहा था चाइना? जब मनमोहन सिंह का एरा चल रहा था, जब हो सकता था कुछ पॉसिबिलिटी के सामने फाइट बैक ना होता या ऐसा कुछ, तब ट्राई कर लेते। नहीं, तब ये वो ये लोग बॉर्डर पे ये तो एक पूरा एक इंच आगे वेस्टर्न है। बढ़ रहे थे ना, बॉर्डर बहुत सारा लैंड ऑक्यूपाई किया चाइना ने भारत का। हाँ, तब पॉसिबल था। अगर आपको फुल स्केल वॉर ही करना था तो तब कर लेते आप। तो ये बहुत ही वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, नोबडी इज बाइंग इट इन इंडिया। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया से किसी को खुजली हो रही है या चाइना से किसी को खुजली हो रही है फॉर अ फुल स्केल वॉर। वॉर किसको बोलते हैं? और वॉर करने के लिए कुछ तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, कि क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज द एंड ऑब्जेक्टिव?
चलो, सपोज इंडिया वांट्स टू लॉन्च अ वॉर ऑन चाइना, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई शायद अपनी, ऑब्जेक्ट एंड अच्छा, अपनी एंड जमीन, आउटकम तो, हाँ, एंड अपनी जमीन आउटकम से तो हटाने आगे। के लिए, अपनी जमीन से हटाने के लिए। उसके लिए फुल स्केल वॉर की कहाँ जरूरत है? अपनी जमीन से हटाने के लिए एलएसी पे आदित्य जी एक स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो वो एरिया में ना हमने उनको आने दिया है, ना हम उनके एरिया के अंदर है। तो वो दैट इज अ डिस्प्यूटेड, जो अभी तक डिस्कशन चल रहे हैं उसके ऊपर। नोबडी हैज फायर्ड अ यू नो अ वेपन एट द बॉर्डर। तो हमारी जो 1993 की नो वेपन यूज पॉलिसी है, इट इज स्टिल मेंटेन। और 3 सेक्टर में तो डिसएंगेजमेंट हो चुका है, बाकी के में बफर जोन पड़ा है। तो वो डिस्कशन की बात है। दो बड़ी इकोनॉमी सीरियस कंट्री क्यों फुल स्केल वॉर में कर पड़ेगी? मुझे तो कोई लॉजिक नहीं दिखाई देता। इंडिया के लिए तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता। और चाइना भी क्यों करेगा? चाइना के कौन से जमीन की कमी है? उनका मैक्सिमम पॉपुलेशन उस तरफ रहता है, इस तरफ रहता तक नहीं है। इधर इधर इस तरफ क्या है उनके पास? इट्स नॉट अ ह्यूमन हॉस्पिटेबल ज्योग्राफी ऑन दिस साइड। तो मुझे नहीं लगता कि उनको भी कोई सेंस बनता है फॉर अ फुल स्केल वॉर। हाँ, आपको वेस्ट को वेपन्स बेचने हैं, तो आप इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरी बनाया करें, आपको जितनी बनानी हो बनाए। आपको लगता है इंडिया चाइना जैसे इकोनॉमी सीरियस कंट्रीज, जो सिविलाइजेशनली वाइज नेशंस हैं, एक फुल स्पेक्ट्रम वॉर के लिए जाएंगे? मतलब इट्स अ जोक। नहीं, वो तो पूरा प्रोपेगेंडा है। जब भी कोई मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में बात होती है तो उसका एकदम अपोजिट देखना चाहिए सिचुएशन आइडियली में तो। क्योंकि वो किस लिए कर रहे हैं प्रोपेगेंडा, क्यों इतना फोर्स कर रहे हैं कि इंडिया में चाइना में, जैसे इंडिया पाकिस्तान का हुआ हो गया था, तो इंडियन आर्मी ने बोला हमारे लिए पाकिस्तान एक हफ्ते का जॉब है, अगर हम फुल हाँ, स्केल पे आएंगे तो एक हफ्ते में पूरा पाकिस्तान कॉन्कर कर लेंगे, एक हफ्ता। तो ट्रू। वो देन इट बिकेम क्वाइट, तब सबको पता लग गया। तो तब से वो यहाँ की एजेंसीज हैं और मीडिया है वो इसी में कार्य करे किस तरह भारत और चीन को लड़ा दे। और ये भी सत्य है कि चीन ने बहुत सारा टेरिटरी जो भारत का ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, उसको भी हम्म। किसी तरह भारत को वापस तो लेना ही चाहिए। वो तो मैं मानता ही हूँ, लेना चाहिए, चाहे वेज कुछ और हो, लेकिन लेना तो जरूर चाहिए। अ, एक एक और प्रश्न मीडिया के ऊपर। अभी अमेरिकन मीडिया ने न्यूज को एक सोप ओपेरा बना दिया है। अच्छी सी टाई लगा के आएंगे, ऐसा फैंसी जैकेट्स पहन कर आएंगे, कुछ लोग तो डांस भी करते हैं अमेरिकन मीडिया में। अब इंडिया में शुरू नहीं किया है, वो शुरू कर देंगे इंडिया में थोड़ी दिनों में। कर देंगे। तो कर देंगे। बॉलीवुड के जैसा कोई ना कोई अर्नब गोस्वामी जैसा एंकर डांचेगा भी थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद दिखाएगा न्यूज। तो वो भी होगा जैसे अमेरिकन मीडिया करता है इंस्टाग्राम के ऊपर। लेकिन एक एक तरीके का जो पहले जो सीरियस, मुझे तो दूरदर्शन की न्यूज बहुत अच्छी लगती है पुरानी वाली। वो एक ही टोन में भी बोल देता था कि क्रिकेट का मैच का क्या स्कोर है, और एक ही टोन में बोलता था बिकॉज ही इज रीडिंग द न्यूज, ही इज अ न्यूज रीडर। उसका टाइटल ही न्यूज रीडर। अभी हो गया रीडर। न्यूज परफॉर्मेंस। तो शोज चलते हैं, लोग देखते हैं कि वो वहां पे मजाक बन रहा है, थोड़ा कॉमेडी भी इंक्लूड कर दिया है। और भारत में तो चिल्ला चिल्ला के ऐसा बोलते हैं, वो पूरा ऐसा लगता है कि गिर जाएगा थोड़ी देर में, उसको थोड़ा पीछे से बचाओ। चलते चलते वापस की तरफ जा रहा है, तो ड्रामेटाइज्ड, ओवर ड्रामेटाइज्ड एक नए लेवल पे के चले गए भारतीय पूरा लोग। मसाला लगा के एकदम। मसाला लगा के, और वो इंडियन स्टाइल का मसाला, उसमें तड़का भी लगता है, उसमें थोड़ा सा और भी। ये जो कॉपी कैट हुआ वेस्टर्न मीडिया का टू सेंसेशनलाइज न्यूज, ग्लैमराइज न्यूज, क्योंकि कैरिस्मा इज ए मेजर फैक्टर। हमारा शास्त्र एकदम अपोजिट चलता है, कर्म इज अ मेजर फैक्टर। यहाँ पे करिश्मा इज अ मेजर फैक्टर। आप दिखते कैसे हो, चाहे नालायक होगा लेकिन दिखेगा एकदम फर्स्ट क्लास अरमानी सूट में। तो वो जो कल्चर है, हमारे लोग बड़े इंप्रेस हो जाते हैं अमेरिका में और दूसरे देशों में, अरे वाह क्या टाई पहना है, क्या सूट बूट में है। बात तो वही करेगा जो उसको दिया हुआ है बोलने के लिए, कोई और तो अपनी तरफ से कुछ जरा भी ऐड करेगा, फायर कर देंगे उसको, है ना। तो जैसे मैं नाम रियल नहीं लूंगा, तो लॉन डीमन ऐसे करके बहुत हम्म। सारे लोग हैं, लेमन डीमन। तो इस तरह के बहुत सारे जो न्यूज जो परफॉर्मर्स हैं, वो आजकल बन गए हैं प्रोपागेंडा मशीन में। तो एक ये क्वेश्चन आता है कि मीडिया ने इतना मेजर रोल प्ले किया एक इमेज बनाने के लिए, और अभी वो सारा गायब हो गया, एकदम अचानक गायब हो गया। अभी कोई देखता ही नहीं। सीएनएन का रेटिंग्स तो एक यूट्यूब चैनल से भी कम है। यूट्यूब चैनल में लोग मिलियन व्यूज हो जाते हैं, सीएनएन के रेटिंग में 1 लाख भी नहीं हो पाते मुश्किल से। तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग ऑन?
सी सोशल मीडिया ने जिस तरह से सॉरी, सोशल मीडिया ने जिस तरह से लोगों को एम्पावर करा है, आप जैसे मेरे जैसे जो जो भी अपना ट्रांसपेरेंट व्यू पॉइंट है वो आके बताते हैं रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन, राइट? और फर्स्ट हैंड मिल जाती है लोगों को इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे। तो बिकॉज ऑफ दिस जो पूरा एक लीगेसी मीडिया का एक ऑनेस्ट व्यूअरशिप वाला जो एक पूरा चंक था, वो अब छिटक चुका है उनसे, विच इज वाई लीगेसी मीडिया को अब बहुत ही कम लोग देखते हैं। और जैसे जैसे उन्होंने जिस तरह से पूरा एक पेड और फेक मीडिया प्रोपागेंडा का पूरा एक इंडस्ट्री सा बना लिया है, उस हिसाब से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे सरवाइव भी कर पाएगा, अगर ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट न्यूज और इंफॉर्मेशन आउटलेट बंद हो गया है इस तरह से। तो मुझे तो उसका फ्यूचर बहुत डार्क लग रहा है, लीगेसी मीडिया का, फ्रैंक। लेगेसी मीडिया तो पूरा गायब ही हो गया है बुरी तरह से। बिकॉज द लेगेसी मीडिया में तो वी ऑल नो व्हाट इज गोइंग ऑन। लेगेसी मीडिया में एक प्रोपेगेंडा टाइप का है, हो गया है। तो हम्म। इसी मीडिया पे एक क्वेश्चन है कि जब वो परफॉर्मेंस, न्यूज परफॉर्मेंस हो चुका है, और और हमारे लोग भी बड़े इंप्रेस हो जाते हैं। मैंने कभी ये नहीं देखता हूँ कि जो टाई का जो कॉन्सेप्ट है, वो टाई का हम्म। कॉन्सेप्ट है व्हेन यू आर बिफोर द किंग, यू हम्म। आर टू बटन अप, ऐसे एकदम अटेंशन स्पैन में, है ना। अ, भारत में जरूरत नहीं है। भारत का में अगर आप आराम से घूमो, क्योंकि राजा के सामने तो आपको दिखाना है, आप जो वास्तविक है वही दिखाना है। यू डोंट हैव हम्म। टू शो ऑफ। तो हम्म। थोड़ा कल्चर भारत में चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ मोदी जी। मोदी जैकेट आ गया है अभी, है ना, हाँ, वो गायब हो गया, लेकिन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशन थोड़ा सा, वो भी ट्रेडिशन नहीं है। ट्रेडिशन वो तो, हमारा ट्रेडिशन वैसा नहीं है कि टाइट एकदम, वो तो सिर्फ वॉरियर्स पहनेंगे ताकि उनके कपड़े घोड़े के ऊपर ना उड़े। दैट्स द मेन थिंग। घोड़े के ऊपर कपड़े उड़ेंगे तो शायद गिर भी सकते हैं आप, कहीं फंस गया तो, इसलिए वो टाइट का पोजीशन है। लेकिन साधारण व्यक्ति तो आराम से रहेगा ना, बिल्कुल कॉलर छोड़ के, थोड़ा सांस भी आए। लेकिन ये जो, कंफर्टेबल। हाँ, वेस्टर्न मीडिया में जो दिखाना शुरू किया एकदम टाइट, सब कुछ टाइट है, क्योंकि उसको क्वीन को फॉलो करना है, मोनार्क को फॉलो करना है, और उसको चर्च को दिखाना है। तो चर्च के भी लोग ऐसे होते हैं एकदम टाइट, बिकॉज हम्म। दे आर रिप्रेजेंटिंग द वेटिकन रोमन किंग, है ना। तो लेकिन हमारे लोगों को वो लगता है कि ये इज द ऑफिशियल स्टाइल, ये हो गया। हम्म। दिस इज व्हाट प्रोफेशनलिज्म इज। प्रोफेशनलिज्म है। प्रोफेशनल मतलब होता है अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रीतम चयत। ऐसे शब्द बोलो जिससे कोई उत्तेजित ना हो, प्यार से बोलो, हित के लिए नहीं, बोलो। वो पहन के बैठा है तो अब वो कुछ झूठ बोल ही नहीं सकता, मतलब वही बोल ही नहीं चीज है। सकता क्योंकि हाँ, रिप्रेजेंट्स द किंग, है ना। तो ये एक आर्टिफिशियल वो एनवायरनमेंट भी बन चुका है कि मुझे भी कभी कभी पहनना पड़ता है, बिकॉज वो कल्चर ही इस तरह का है कि अगर वो पहन के नहीं जाएगा तो सीरियसली लेगा नहीं कोई वहां पे क्योंकि दे आर जस्ट लुकिंग एट लुक्स। वो पीछे की तरफ नहीं देख रहे, वो कंटेंट के साथ कुछ लेना देना नहीं। कंटेंट के लेना देना नहीं है। तो तो ये जो एक कल्चर भी आ गया है, तो ये कल्चर बहुत इफेक्ट भी करता है पूरी दुनिया को। यू कैन सी, अफ्रीका में देख सकते हैं, साउथ अमेरिका में देख सकते हैं, यूरोप में देख सकते हैं, इंडिया में भी दिखता है अभी आजकल। दैट इज बिकम द प्रोफेशनल कल्चर नाउ। ट्रू। ट्रू। सो इसके विषय में आप क्या बोलेंगे थोड़ा सा, बिकॉज दिस इज वही ऑल्सो पार्ट वही ऑफ कॉलोनियलिज्म। इट्स द सेम वेस्टर्न टेम्पलेट इम्पोजिशन ऑन द वर्ल्ड। हाँ। इट्स द सेम थिंग। तो इसमें से निकलने में बहुत बहुत टाइम लगने वाला है। मैं बता रहा हूँ, जब तक इंग्लिश लैंग्वेज को डेसिमेट करके रीजनल लैंग्वेजेस वाला कल्चर वापस नहीं आ जाता। बिकॉज एक चीज आप समझिए कि सिविलाइजेशनल विजडम कहाँ एक्यूमुलेट होता है? वो एक्यूमुलेट होता है विद द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर मदर टंग। हम्म। तो जितनी आपकी पॉइंट। मदर टंग कॉम्प्लेक्स है, उसमें जितने ज्यादा वर्ड्स के वेरिएशंस है, जितने ज्यादा वर्ड्स के परसेप्शंस है, जितनी डेप्थ है, मीनिंग की जितनी लेयर्स है एक एक वर्ड में, राइट, कुछ चीज डिफाइन करने की, दैट मच ओल्डर योर सिविलाइजेशन इज, राइट? तो वी हैव टू गो बैक टू दोज रीजनल मदर टंग लैंग्वेजेस। जब हम वहां चले जाएंगे तो वो सिविलाइजेशनल विजडम खुद आ जाएगी कि ऑल दिस वाज आर्टिफिशियल।
तो इंडिया ने जब 27% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी वी वर गिविंग अलोन एज एन इकोनॉमी फॉर 1700 years, जब तो कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी। कौन सी इंग्लिश लैंग्वेज थी तब? हम्म, तो इकोनॉमिक्स का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड जीडीपी, इंग्लिश लैंग्वेज तो थी ही नहीं इंडिया में। वी वर स्टिल गिविंग 27% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। तो ये तो पूरा इम्पोजिशन हुआ है एज द न्यू ऑपरेशनल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड बाय द वेस्ट। तो इसको स्लोली इसको कैंसल आउट करेंगे। जिनको इंडिया के साथ ट्रेड करना होगा वो सीखेंगे हमारी लैंग्वेज, वो आके सीख लें जिनको हमसे ट्रेड करना है। राइट। जापानीज भी यही करते हैं ना, जापानीज तो जापानीज में बात करते बिल्कुल बिल्कुल, फ्रांस वाले फ्रेंच में बात करते हैं, हैं। हाँ, और जापानीज तो अमेरिका में भी इस जापानीज में बात करते हैं। जर्मनी वाले जर्मन में बात ट्रांसलेट। करते हैं। करते ही है ना। और आप और मैं भी आज देखें, आप आज हमने हिंदी इतना इस्तेमाल किया है, तो वी अलाउ टू स्लोली ट्रांजिशन। लोगों को भी समझ में आए कि व्हाट वी वर अबाउट। इट्स अ हाफ बेक्ड लैंग्वेज। इंग्लिश तो हाफ बेक्ड लैंग्वेज है। ये कहाँ इवॉल्व हुई लैंग्वेज है? जब मैं संस्कृत से पढ़ के जब मैं इंग्लिश में लिखता हूँ तो मुझे एक एक सेंटेंस 10 बार सोच के लिखना पड़ता है, क्योंकि वो पिछले श्लोक का मुझे देखना पड़ता है कि क्या, मतलब क्या बोलना चाह रहा था पिछला श्लोक, कौन गुरु जी कौन से गुरु क्या बोल रहे थे। फिर उसके बाद वो वर्ड मिलता ही नहीं इंग्लिश में, तो एक संस्कृत का एक शब्द के ऊपर लाइक प्राज्ञ, प्रज्ञा नहीं प्राज्ञ, प्राज्ञ के ऊपर ही मुझे इतना रिसर्च करना पड़ा कि संस्कृत डिक्शनरी खोलनी पड़ी, वो 2-3 डिक्शनरी देखनी पड़ती है। उसके बाद में उसका मीनिंग आता है, क्योंकि इंग्लिश में कोई मीनिंग ही नहीं है प्राज्ञ का, क्योंकि वहां पे बहुत सारा कल्चरल एलिमेंट्स है ही नहीं। और यहाँ पे जो जो प्रोफेसर्स हैं, जैसे कुछ लोग हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंस में वीडियोस बनाते हैं, बड़े पॉपुलर हैं। हम्म। और वो लोग तो बिल्कुल ही लाइक जॉर्डन पीटरसन और ये हो गया एंड्रू हुबरमैन, ये सब मतलब हम्म। सारा चोरी का माल, और बाद में अपना अब्राहमिक आइडियोलॉजी उसके ऊपर। मतलब योग, योग से सारा समझना मन के बारे में, और फिर बात ना अकॉर्डिंग टू आवर थॉट प्रोसेस, तो उसमें ये लोग चमक जाते हैं एकदम। तो मतलब हाँ। मूर्खों में अंधों में काना राजा एक तरीका हो गया। और उसको हमारे लोग बोलते हैं गुरु। मैं बोलता अरे भाई, अपनी पुस्तकें पढ़ो, पतंजलि को पढ़ो, व्यासदेव को देखो, नारद मुनि को देखो। ट्रू। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनके पास है जो हमारे पास नहीं था। ट्रू। आज तो बहुत अच्छा लगा, मुझे आनंद लगा। और दर्शकों, आपको मैंने सारे वीडियोस का समरी एक वीडियो में हो गया, जो हिंदी में आप बहुत बार पूछ रहे थे अंकित जी हिंदी में बात करें चैनल पे, तो आज उन्होंने कर दिया। वो भी जो भी उन्होंने सारे वीडियोस में बोला है वो हिंदी में आज हम लोगों ने किया। कुछ हाँ, ऐड करेंगे आप इसमें अंकित जी? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो आपको पूरा समरी मिलेगा ये शो देखकर, तो आप कुछ भी नहीं इनका लूज हुआ है अभी तक, जो भी इन्होंने बोला है वो सब इस वीडियो में कंटेंट है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुनिया को बताइए, और हिंदी पढ़ाइए, और गुजराती पढ़ाइए, तमिल पढ़ाइए, ये सब भारतीय भाषा है, तेलुगु पढ़ाइए। मुझे सभी, मलयालम अगर धीरे धीरे बोलेंगे समझ में आ जाएगा मुझे, बिकॉज संस्कृत है उसके अंदर 70%, है ना। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते।